Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to study our chapter number 3 of class 11th political science, and the name of chapter is election and representation. बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम ये कवर अप करेंगे कि इलेक्शन के कौन कौन से तरीके होते हैं और इंडिया के अंदर कौन से तरीके फॉलो अप किए जाते हैं. सो लेट अस स्टार्ट. इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया. पहले भारत का इलेक्शन सिस्टम समझ लेते हैं. इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी विद अ पार्लियामेंट्री सिस्टम. आप जानते हैं हमारे यहाँ की हम लोग संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था है हमारे यहाँ पे, और संसदीय व्यवस्था है गवर्नमेंट की. रिप्रेजेंटेटिव जनता के द्वारा चुन के जाते हैं संसद के अंदर, फिर वो लोग सरकार बनाते हैं. एंड एट द हार्ट ऑफ दिस सिस्टम इज अ कमिटमेंट टू होल्ड रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन. और भारत के मतलब इलेक्शन कमीशन की या भारतीय संविधान की ये जिम्मेदारी रहती है कि इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर हो, उसमें किसी तरीके की धोखेबाजी ना हो. दीज इलेक्शंस डिटरमाइन द कंपोजिशन ऑफ गवर्नमेंट. यही इलेक्शन डिटरमाइन करते हैं कि गवर्नमेंट कैसी होगी, मेजोरिटी की गवर्नमेंट होगी या कोएलिटेड गवर्नमेंट होगी, गठबंधन की सरकार होगी. द मेंबरशिप ऑफ द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. दो हाउसेज हैं हमारे यहाँ, लोकसभा एंड राज्यसभा. द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड द प्रेसिडेंसी एंड द वाइस प्रेसिडेंसी. दीज आर द इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स इन अवर कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक सिस्टम. Election in India are events involving political mobilization and organizational complexity on an amazing scale. और आप जानते हैं कि इलेक्शंस जब भी हमारे यहाँ होते हैं और जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो कैंपेनिंग करती हैं, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन होता है, नेता एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते हैं या पार्टीज की सरकार बदल जाती है. मतलब कि जरूरी नहीं है कि रूलिंग पार्टी ही जीते या जो हारती आ रही है पार्टी वो कंटिन्यूस हारे, कुछ भी हो सकता है इलेक्शंस के अंदर. तो जो पहला इलेक्शन का सिस्टम है वो है फर्स्ट पास्ट एंड द पोस्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है. मैं आपको समझाता हूँ ये एक पेपर के ऊपर. जैसे मान लीजिए ये है और ये 50 वोट हैं और ये खड़े हैं कैंडिडेट 1 2 3. ठीक है, 50 वोट. ये जो वोट पड़े हैं वैलिड वोट जो पड़े हैं, ठीक है, ये वो हैं. टोटल नंबर ऑफ वोटर मान लो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 100 हैं पर सिर्फ 50 लोग वोट डालने गए हैं, तो सिर्फ हम इन्हें काउंट करेंगे. ए था जिसको मिले 25 वोट, बी था या इसको हम मान लेते हैं कि इसको मिले 20 वोट मान लेते हैं, और बी था जिसको मिले 15 वोट, और सी था जिसको मिले 15 वोट. तो अब क्या हुआ इसमें फर्स्ट पास्ट एंड द पोस्ट वाले सिस्टम में हम ये देखते हैं. अब ये नहीं देखेंगे कि इसका मेजोरिटी किसको मिला, इसका मेजोरिटी तो 25 बैठता है या 26 बैठेगा, पर हम इसमें क्या देखते हैं कि वोट किसको सबसे ज्यादा पड़ा है. एक कैंडिडेट को पड़ा है तो हम इसको विनर घोषित कर देंगे कि ये विनर है, ये जीतता है. अब ऐसे में क्या होगा, इन दो को मतलब इन दो के जो इसको वोट मिले या जो इसको वोट मिले वो नहीं मतलब वैलिडिटी रहेगी या इनको कोई पोस्ट नहीं मिलेगा, ये तो हार गए. इसको बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जिसमें वैलिड वोट्स का जिसको सबसे ज्यादा वोट पड़ा है वो कैंडिडेट जीत जाता है. डिटेल में इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, उम्मीद है आपको समझ आया होगा. अंडर दिस सिस्टम द एंटायर कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी. हमारे यहाँ लोकसभा की 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, मैक्सिमम 550 हैं. पहले ये 552 होती थी, पर आप जानते हैं एंग्लो इंडियन 2 जो सीट थी वो खत्म हो गई हैं, तो अब 550 रह गई हैं. और इस वक्त लोकसभा की सीटें भरी हुई कितनी है, 543. एंग्लो इंडियन को जोड़ के जो राष्ट्रपति जो जी चुनते थे तब 545 होती थी, पर अब कितनी है, 543. आप ये याद रखेंगे. ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट 1 रिप्रेजेंटेटिव. हर संसदीय क्षेत्र से एक सांसद चुन के जाता है सर मतलब लोकसभा के अंदर. एंड द कैंडिडेट हु सिक्योर द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड. वही है, किसको सबसे ज्यादा वोट मिले, ए को, तो ये क्या डिक्लेयर कर दिया जाएगा, इलेक्टेड. विनर यही है और ये मतलब संसद के अंदर जाकर बैठेगा, रिप्रेजेंटेशन करेगा. द विनिंग कैंडिडेट नीड नॉट सिक्योर अ मेजोरिटी ऑफ द वोट्स. अब देखो ये जो विनिंग कैंडिडेट है, क्या इसको मेजोरिटी ऑफ वोट्स 26 वोट लाने पड़े मेजोरिटी मतलब जीतने के लिए, ना. कितने पे जीत होगी इसकी, 20 पे. आया समझ में आपको. तो विनिंग कैंडिडेट को सिक्योर मेजोरिटी ऑफ वोट्स लाने की जरूरत नहीं है.
दिस मेथड इज कॉल्ड द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसी को ही हम क्या कहते हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम मेथड। दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड द प्लूरैलिटी ऑफ सिस्टम। इसको हम प्लूरैलिटी सिस्टम भी कह सकते हैं कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले इज द विनर, द अदर्स आर द लूजर्स। दिस इज द मेथड ऑफ इलेक्शन प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और आप जानते हैं हमारे यहाँ पे तो यही व्यवस्था है इलेक्शन कराने की। इसी तरह इलेक्शंस होते हैं, जिस भी कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट्स मिल जाते हैं वो जीत जाता है। याद रखना है, टोटल वोट्स का ज्यादा वोट्स नहीं चाहिए इलेक्शन में। जो वैलिड वोट पड़े, जिसमें इसको सबसे ज्यादा मिले वो जीत जाएगा। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वोट। अब देखो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इलेक्शन का तरीका क्या होता है। फॉर एग्जांपल मान लो 3 पार्टी हैं, बीजेपी और आम आदमी पार्टी और मान लेते हैं कांग्रेस। इस इलेक्शन व्यवस्था की बात कर रहा हूं। इसमें क्या होता है, जो सीट्स होती हैं, और मान लो सीट कितनी है, 100 ऑफ सीट। मान लो बीजेपी को इलेक्शंस में मिले थे 90% वोट, आम आदमी पार्टी को मिले 7% वोट और कांग्रेस को कितने मिले, 3% वोट। तो अब इसमें क्या होगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाले सिस्टम में सीट कितनी है, 100 है। इसका 90 सीट मिल जाएगा बीजेपी को। इनको 7% वोट मिले थे इलेक्शन के अंदर, इनको मिलेंगे 7 सीट। और इनको 3% मिले थे तो इनको मिलेंगे 3 सीट। जनरली ये लेजिस्लेटिव काउंसिल या राज्यसभा के लिए होते हैं। आप जानते हो भारत के अंदर 7 राज्यों में बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, 7 स्टेट है। और अगर राज्यसभा के इलेक्शन इस तरह होते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे। उम्मीद है आपको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन समझ में आया होगा। जिस भी पार्टी के पास जितने % वोट है या जितनी सीटें उसकी आई हैं, उस हिसाब से उसको ये सीट्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इंडिया के अंदर तो जनरली आप जानते हैं FPTP वाला सिस्टम चलता है। बस ये जो बाइकैमरल विधान परिषद है, राज्यसभा है, उनके लिए होता है। विधानसभा के लिए तो आप जानते हो हमारे यहाँ यही सिस्टम है, FPTP वाला सिस्टम, जो अभी मैंने आपको पीछे समझाया। तो अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पढ़ लेते हैं। Each party fills its quota of seat by picking up those many of its nominees from a preference list that has been declared before the election। वही है जो मैंने अभी आपको समझाया कि उस तरह से हर पार्टी अपने कैंडिडेट्स का पहले, मतलब ऐसे होगा कि मान लो 100 सीट्स हैं तो क्या करेगी, 100 पार्टी अपनी लिस्ट, अपने कैंडिडेट्स को भी खड़ा कर देगी, दूसरे वाले भी खड़े हो जाएंगे। अब ये 7 इनको मिलने हैं तो ये जिनको चुनेंगे वो इसमें पहले ही होंगे इस लिस्ट में, ठीक है, प्रेफरेंस लिस्ट में। इन द सिस्टम अ पार्टी गेट्स द सेम प्रोपोर्शन। जो भी जितने % उसको वोट मिले, मैंने अभी आपको बताया, उतनी सीटें उसको मिल जाएंगी। इन इंडिया वी हैव अडोप्टेड PR सिस्टम ऑन अ लिमिटेड स्केल पे। हमारे यहाँ इनडायरेक्ट इलेक्शन के लिए अधिकतर विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शन हमारे यहाँ डायरेक्ट वे में होते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब अ थर्ड एंड कॉम्प्लेक्स वेरिएशन ऑफ द PR सिस्टम। किसके लिए होते हैं, राज्यसभा और विधान परिषद। विधान परिषद को लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं। मैंने आपको बताया 7 स्टेट के अंदर अपर हाउस भी है। फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, जो इस तरह के राज्य हैं इनमें। कंपैरिजन ऑफ FPTP एंड PR सिस्टम का अगर हम कंपैरिजन करें इलेक्शन के अंदर, ये क्या है, लेट अस रीड वन बाय वन। तो पहले FPTP सिस्टम को समझ लें। उम्मीद है बेसिक आपको समझ आ गया होगा इनका। कंट्री इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल जियोग्राफिकल यूनिट्स। इसमें क्या होता है, FPTP सिस्टम में कंट्री को क्या होता है, स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांट दिया जाता है। आप जानते हो इंडिया के अंदर 543 है और हर राज्य के अंदर भी है, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में 403 है। तो इस तरह से बांट दिया जाता है। एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट 1 रिप्रेजेंटेटिव। और हर निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति को चुना जाता है। जाहिर सी बात है, चाहे अगर आप मान लो विधानसभा की सीट की बात करेंगे तो एक विधायक चुन के जाएगा, और एक संसदीय सीट की बात करेंगे तो एक सांसद चुन के जाएगा FPTP सिस्टम में। वोटर्स वोट फॉर द कैंडिडेट। एक बात याद रखना, PR वाले सिस्टम में जो ऊपर गया उसमें वोटर्स पार्टी को वोट डालते हैं, कैंडिडेट को नहीं, क्योंकि इनडायरेक्ट इलेक्शन है ना यहाँ। और FPTP सिस्टम में जो वोटर्स होते हैं वो कैंडिडेट को वोट डालते हैं। जब विधानसभा के इलेक्शन होते हैं हम लोग पार्टी को वोट नहीं डालते, कैंडिडेट होता है उसके बराबर में उसका निशान होता है, उस पर वोट डालते हैं ना FPTP। पर PR सिस्टम में पार्टी को वोट डाला जाता है। अ पार्टी मे गेट मोर सीट देन वोट्स इन द लेजिस्लेचर। तो देखो फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, एक पार्टी है, मान लो 3 पार्टियां हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं उत्तर प्रदेश के इलेक्शन की बात करूं,
अब मान लो एक पार्टी बीजेपी है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं हम चीजों को, एक पार्टी समाजवादी है और एक पार्टी कांग्रेस है। सीटें हैं 403। फॉर एग्जाम्पल मान लो परसेंटेज ऑफ वोट इनको ज्यादा पड़ गया, 100 वोट थे, 100 वोट में से 50 वोट या 51 वोट इनको पड़ गए, पर सीटें ज्यादा इनकी आई। क्यों? क्योंकि हर सीट पे कैंडिडेट इनका जीत रहा था। मैं इसको और आसानी से बताने की कोशिश करता हूं। इसमें जनरली क्या होता है, हम परसेंटेज ऑफ वोट नहीं देखते कि किस पार्टी को कितना पड़ा। फॉर एग्जांपल मान लो परसेंटेज ऑफ वोट एक सीट पे इसको ज्यादा पड़ गया समाजवादी को, दूसरी सीट पे भाजपा को, तीसरी सीट पे किसी और पार्टी को, तो हम ये नहीं देखेंगे कि किस पार्टी का परसेंटेज ऑफ वोट ज्यादा है। मे बी परसेंटेज ऑफ वोट समाजवादी का ज्यादा निकले, पर सरकार क्या पता भाजपा बना जाए या कांग्रेस बना जाए। तो परसेंटेज ऑफ वोट यहाँ मैटर नहीं करेगा, यहाँ ये देखा जाएगा कि किस पार्टी के कितने ज्यादा कैंडिडेट जीते हैं। जिस पार्टी के सबसे ज्यादा कैंडिडेट जीतेंगे वो बना लेगी सरकार। कैंडिडेट हु विंस द इलेक्शन मे नॉट गेट मेजोरिटी। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो कैंडिडेट जीतता है उसकी मेजोरिटी भी आ जाए। ठीक है, जैसे यूके और इंडिया के अंदर आप देख लो, अगर फॉर एग्जांपल मान लो कि यही 100 वोट पड़े, अब मेजोरिटी कितने वोट पे होनी चाहिए, 51 पे, पर एक कैंडिडेट बी और सी खड़ा था, इसको 40 वोट मिला और या इसको मान लीजिए हम 48 वोट मिला। अब हमारे पास कितना वोट बच रहा, 52 वोट बच रहा। 26 इसको मिल गया या 25 इसको मिल गया, 27 इसको मिल गया। ठीक है, और भी हम इसको थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट, अब देखो मान लो अब मेजोरिटी कितने पे थी, 51 पे, पर इसको मिला कितना, 48, पर जीतेगा यही विनर है। क्योंकि एफपीटीपी सिस्टम में क्या होता है, हम मेजोरिटी ऑफ वोट्स इसका नहीं देखते, वोटर्स का नहीं, बस इलेक्शन में जितने वैलिड वोट पड़े हैं उसमें सबसे ज्यादा किसको मिले हैं, हम एफपीटीपी सिस्टम में ये देखते हैं। अब पीआर सिस्टम की अगर हम बात करें, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की, लार्ज ज्योग्राफिकल एरियाज आर डेमोक्रेटेड एज कॉन्स्टिट्यूएंसीज। बहुत बड़े एरिया को हम क्या कह देते हैं, एक संसद, एक क्षेत्र कह देते हैं। इसमें क्या होता है, उसमें तो छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है एफपीटीपी में, पर इसमें एक ही रहता है। ठीक है ना, पूरा देश, जैसे सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी है पूरा देश। मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव मे बी इलेक्टेड फ्रॉम वन कॉन्स्टिट्यूएंसी। एक संसद, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से 2 या 3 रिप्रेजेंटेटिव आ सकते हैं पीआर सिस्टम के अंदर। वोटर्स वोट, और एफपीटीपी सिस्टम में याद रखना वोटर्स कैंडिडेट को वोट देते हैं, पीआर सिस्टम में वोटर्स पार्टी को वोट देते हैं। एवरी पार्टी गेट द सीट, क्योंकि मैंने आपको बताया मान लो अगर बीजेपी है, इसको पड़ा 80% वोट, और समाजवादी है, इसको पड़ा 15% वोट, और कांग्रेस को पड़ा 5% वोट, और सीट कितनी है, 10 सीटें हैं, या मान लीजिए आप 100 सीटें हैं। तो 100 का 80 सीटें किसके पास जाएगा, बीजेपी के। क्यों? क्योंकि इनकी 80% वोट इनको पार्टी को मिला था। पीआर सिस्टम में कैंडिडेट को वोट नहीं मिलता। 15 सीटें किसके पास जाएंगे, एसपी के पास, क्योंकि इन्हें इलेक्शन के अंदर 15% वोट मिला था, और 5 सीट कांग्रेस के पास, इन्हें 5% मिला था। एग्जाम्पल के तौर पे था, जस्ट ये आपको समझाने के लिए। ठीक है, एवरी पार्टी गेट द सीट इन द लेजिस्लेचर, क्योंकि परसेंटेज ऑफ वोट पे मैटर करता है, जितने परसेंट वोट हैं उतनी सीटें आपके हिस्से में आ जाएंगी। कैंडिडेट हु विंस द इलेक्शन गेट मेजोरिटी ऑफ वोट्स, जैसे इजराइल और नीदरलैंड। यहाँ पे क्या होता है, जिस भी कैंडिडेट्स को जो इलेक्शन जीतता है उसको ज्यादा वोट मिलते हैं। अब ये कहने की बात है, पर हम यहाँ इसमें मानते क्या है कि वोट किसको मिले हैं, पार्टी को। इजराइल और नीदरलैंड में ये व्यवस्था है। ठीक है, लेट अस सी फर्दर वाई इंडिया अडोप्ट एफपीटीपी सिस्टम। क्यों हमने अपनाया यही वाला कि जिसको ज्यादा वोट मिले, ये वाला सिस्टम कि 100 वोट पड़े हैं, 100 में से 48 इसको मिला, 25 इसको और 27 इसको। अब इसको मेजोरिटी 51, इसका मेजोरिटी नहीं चाहिए इसको बस ये चाहिए कि जितना वोट पड़ा उसमें से सबसे ज्यादा मिला तो ये जीत जाएगा। द रीजन फॉर द पॉपुलैरिटी एंड सक्सेस ऑफ एफपीटीपी सिस्टम इज इट्स सिंप्लिसिटी, क्योंकि ये बहुत आसान है, सीधा सीधा है भाई, जिसको भी इलेक्शन के अंदर सबसे ज्यादा वोट पड़ा वो जीत गया। तो बहुत आसान सिस्टम है एफपीटीपी, इसलिए हमने अपनाया।
द एंटायर इलेक्शन सिस्टम इज एक्सट्रीमली सिंपल, आसान भी है, समझना भी आसान है कि भाई 50 वोट पड़े थे, उस कैंडिडेट को 20 वोट मिले, और मान लो इसको और आसानी से समझ लो, 50 वोट पड़े और कैंडिडेट थे 5, ए बी सी डी ई, इसको 15 मिला, इसको 10 मिला, और इसको मान लो 5 मिला, तो 15 5 20 30, और इसको मान लो 12 मिला, और इसको मान लो 8 मिला। 15 और 5 20 30 42 और 8 50 वोट टोटल ये पड़े थे। जीतेगा कौन? ए इज द विनर। हम ये नहीं देखेंगे कि इस 50 का 26 मिलना चाहिए मेजोरिटी जीतने के लिए, ना, हम ये देखेंगे कि यहाँ पे किसको सबसे ज्यादा वोट पड़ा, वो विनर है। तो ये है, इसलिए आसान सिस्टम है कि भाई उस पर आदमी को ज्यादा वोट मिला था, वो जीत गया। अ क्लियर चॉइस प्रेजेंटेड टू द वोटर्स एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। क्लियर चॉइस है वोटर के पास कि ए को वोट दे, बी को दे, सी को दे, डी को दे, ई को, उसे जिसका मन है उसको वोट दे दे, उसके पास क्लियर चॉइस है। आप जानते हो ना, जैसे नेम लिखा होता है कैंडिडेट का और फिर सिंबल होता है बराबर में, तो जिसको अच्छा लग रहा है, जो उसको अच्छा लगता है, जिस भी पार्टी को फॉलो करना चाहता है, उसकी आइडियोलॉजी को उसके सामने का बटन दबा दे, या जो कैंडिडेट को वो फॉलो करना चाहता है, एज अ रिप्रेजेंटेटिव देखना चाहता है। Depending on the nature of actual politics, voter may either give greater importance to the party or to the candidate or balance. कई बार कुछ लोग पार्टी पे के नाम पे वोट डाल के आते हैं, कुछ लोग कैंडिडेट्स को देखते हैं, या कुछ लोग जिस भी चीजों को देखते हैं। आप जानते हैं इलेक्शंस के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। बहुत सारे निर्दलीय लीडर भी जीतते हैं। तो निर्दलीय जब विधायक या सांसद चुना जाता है, तो वहां पे लोगों ने पार्टी की जगह किसको देखा? कैंडिडेट को। और बहुत सारी जगहों पे पार्टी को के नाम पर वोट पड़ता है। तो इस तरह चीजें हैं अलग अलग। द FPTP सिस्टम ऑफर्स वोटर्स अ चॉइस नॉट सिंपली बिटवीन पार्टीज बट स्पेसिफिक कैंडिडेट। अब देखो, कहने को ये बीजेपी से है, और ये SP से है, ये आम आदमी से है, ये कांग्रेस से है, और ये बहुजन समाजवादी पार्टी से है। तो देखो, वोटर के पास पार्टी की तो चॉइस है कि भाई इस पार्टी ने, पर वहां कैंडिडेट की भी चॉइस है। अगर वोटर को मान लो ये पार्टी पसंद है पर ये कैंडिडेट पसंद नहीं है, तो वो किसी और को भी वोट दे सकता है। और अब तो आप जानते हैं नोटा भी है, नन ऑफ द अबव। तो अगर उसे कोई पार्टी ये पसंद आ रही, मान लो डी पार्टी, उसको मान लो आम आदमी पार्टी पसंद है पर उसका कैंडिडेट पसंद नहीं है, तो वो वोटर क्या कर सकता है, या तो इनमें से किसी और को दे दे, और अगर उसको सारे ही नहीं पसंद है तो नन ऑफ द अबव। ये सिस्टम भी है। In constituency-based system like FPTP, the voters know who their own representative is and can hold him or her accountable. अब वोटर को यहाँ पता है कि मैंने इस आदमी को वोट दिया था। अगर ये कल को उसको कोई काम है तो वो किसके पास जाएगा? इसके पास, क्योंकि इसे वोट दिया था ना और ये जीता। और मान लो अगर इसको वोट दिया पर जीत गया ए, तो वो काम के लिए जनरली जा नहीं पाएगा, क्योंकि उसको पता है कि भाई मैंने तो उसको वोट ही नहीं दिया था। हालांकि ये सबके लिए काम करेगा, ये तो सबके इसके लिए काम करेगा, सबके लिए चुना गया है। पर जनरली इसको सी को वोट डालने को वाले को पता था कि मैंने तो सी को वोट दिया था, ए को तो दिया ही नहीं, तो वो ए के पास जाते हुए हिचकिचाएगा। हालांकि वो जा सकता है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि वो जो ए जीतता है वो सबका रिप्रेजेंटेटिव है। इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी बेस्ड सिस्टम लाइक FPTP द वोटर्स नो, ये आपको समझ आ गया। अब PR सिस्टम को क्यों नहीं अपनाना चाहिए? क्योंकि आप जानते हो परसेंटेज ऑफ वोट जिस पार्टी की ज्यादा है उसकी ज्यादा सीटें निकल जाएंगी, बाकी पार्टी ऐसे ही रह जाएगी कमजोर। PR बेस्ड इलेक्शन में नॉट बी सुटेबल फॉर गिविंग अ स्टेबल गवर्नमेंट इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम। स्टेबल गवर्नमेंट नहीं मिल सकती, क्योंकि ये तो उस पर डिपेंड करता है कि कितने % वोट्स पड़े हैं। मान लो अगर अगली बार अगले इलेक्शंस में कम परसेंटेज पड़ेगी वोट की, तो कम सीटें आएंगी, दूसरे की ज्यादा आ जाएंगी। दिस सिस्टम रिक्वायर दैट हर बार सेम थोड़ी पड़ेगी परसेंटेज ऑफ वोट। दिस सिस्टम रिक्वायर्स दैट द एग्जीक्यूटिव हैज मेजोरिटी इन द लेजिस्लेचर। और इस सिस्टम के अंदर क्या होना चाहिए? जिस पार्टी की, देखो फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो यूपी में 403 सीटों पे अभी इलेक्शन हुए और बीजेपी की गवर्नमेंट बनी। मान लो बीजेपी की फॉर एग्जांपल 250 सीट आई और इनको वोट पड़ा 40%, ठीक है। और राज्यसभा की सीटें यहाँ कितने हैं? 31 हैं, और बाइकैमरल है। यहाँ विधान परिषद भी है, आप जानते हो विधान परिषद में कितने मेंबर होते हैं? जितने भी विधानसभा में है इसका 1/3, यानी 130 सीटें यहाँ है। इन समझ लो फॉर एग्जाम्पल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी है। अब मान लो इन्हें पड़ा 40% वोट, समाजवादी को पड़ा 35% वोट,
ठीक है, इनको 42 पड़ा है, मैं एग्जैक्ट ही बता रहा लो आपको। इलेक्शन के अंदर समाजवादी को पड़ा 35% वोट, और इस मान लो समाजवादी और आरएलडी थी एक साथ, और बीएसपी को पड़ा फॉर एग्जांपल 10% वोट। अभी जो 42% है इनके, देखो अब यहाँ पे एक कमी क्या है इसके अंदर, लेजिस्लेटिव असेंबली में भी इनका ही चलेगा क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा सीटें सरकार इनकी बनेगी, और लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी 42% सीटें इन्हें ही मिलेंगी, इन्हें ही मिलेंगी ना, क्योंकि पीआर सिस्टम में यही होता है, जितने परसेंट वोट पड़ा उतनी सीटें मिलेंगी। तो विधानसभा में कितनी 250 सीटें थी, 42% वोट पड़ा, इसका 42% इनके खाते में, इसका 35% इनके खाते में, और इसका 10% इनके खाते में। कहने का मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको एक बार और देखिए। अब इसमें ऐसे में इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है कि यहां भी इनकी चलेगी और यहां भी इनकी, ऐसे में दूसरी पार्टी को वहां भी नहीं कुछ मिलेगा और यहां भी इनकी नहीं चल पाएगी। तो ये पीआर सिस्टम की कमी है, इसलिए हमने एफपीटीपी सिस्टम अपनाया हुआ है। बस इनडायरेक्ट आप जानते हो लेजिस्लेटिव काउंसिल और राज्यसभा के लिए हमारे यहाँ पीआर सिस्टम है। उम्मीद है आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। दिस सिस्टम रिक्वायर दैट द एग्जीक्यूटिव हैज मेजोरिटी इन लेजिस्लेचर, ये आपको समझ आ गया, मैंने अभी आपको बताया 42% वोट का एग्जाम्पल देकर। The PR system may not produce a clear majority because seats in the legislature would be divided on the basis of share of vote. अब PR सिस्टम के अंदर क्या है कि क्लियर मेजोरिटी का पता नहीं चलता। क्लियर मेजोरिटी का मतलब फॉर एग्जांपल इलेक्शन के अंदर X पार्टी को भी 42% वोट पड़ा और Y पार्टी को भी। सरकार X पार्टी की बनी एक जगह, 42 तो आपने वैसे टोटल करके निकाला हुआ है ना, मान लो MLA सरकार एक्स पार्टी की बन गई। अब आता है लेजिस्लेटिव काउंसिल में सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन, वहां पे भी इन्हें 42% सीटें मिल गई, इन्हें भी 42% सीटें मिल गई, मेजोरिटी तो आई नहीं किसी की। लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात कर रहा हूँ, लेजिस्लेटिव असेंबली में तो एक्स बना गया सरकार, वहां नहीं आई। पर द पीआर सिस्टम, ये आपको समझ में आ गया होगा। इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, इंडिया जैसे डाइवर्स देश के अंदर PR system would encourage each community to form its own nationwide party. PR system हमारे जैसे देश के अंदर कामयाब, देखो है भी और नहीं भी है, मैं दोनों में ही कहूंगा। है इसलिए क्योंकि आप जानते हो कि विधानसभा का कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस तो है नहीं, क्योंकि 7 ही राज्यों में है भाई कैमरल, बाकी में तो विधान परिषद का इतना इंपॉर्टेंस तो है नहीं, क्योंकि 7 ही राज्यों में है विधान परिषद, मैंने विधानसभा बोल दिया था पहले। और विधानसभा तो है ना हर राज्य के अंदर लगभग, तो इसलिए विधानसभा का ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो फिर ऐसे अगर हम PR सिस्टम को अपनाते इलेक्शन के लिए तो पार्टियां ही पार्टियां होती। आज भी वैसे पार्टी तो वो होता है हमारे यहाँ। मैं आपको यही एक क्वेश्चन दे रहा हूँ सर्च करना कि इलेक्शन कमीशन के पास कितनी पार्टियां रजिस्टर्ड हैं, मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बताना। अब वाई FPTP सिस्टम, अब आप दोनों सिस्टम को समझ गए कि PR क्या है, FPTP क्या है, तो अब आपको डिस्टिंग्विश करने के लिए आसानी रहेगी। जनरली FPTP सिस्टम गिव्स द लार्जेस्ट पार्टी और कोएलिशन सम एक्स्ट्रा बोनस सीट मोर देन देयर शेयर ऑफ वोट वुड अलाउ। अब वही बात है, मान लो A पार्टी, B पार्टी, C पार्टी। A पार्टी की सीटें आई 200, B पार्टी की सीटें आई 50 और C पार्टी की सीटें आई 30। A पार्टी ने क्या किया, B को अपने साथ मिला लिया, तो अब इनकी सीटें कितनी हो गई 250, इनकी सरकार बन गई। तो ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि FPTP सिस्टम में कोएलिशन का भी एक चांस होता है। और आप देख लो हमारे यहाँ चल नहीं रही है कई सारे राज्यों में कोएलिशन गवर्नमेंट, बिहार के अंदर फॉर एग्जाम्पल, महाराष्ट्र के अंदर, तो इस तरह कोएलिशन गवर्नमेंट है। This system makes it possible for parliamentary government to function smoothly and effectively by facilitating the formation of stable government. और FPTP सिस्टम की वजह से ही आप देखो भाजपा दोबारा से उत्तर प्रदेश के अंदर आ गई, सरकार बन गई। क्यों? क्योंकि FPTP जो सिस्टम है वो एक ऑप्शन देता है, एक चांस देता है स्टेबल गवर्नमेंट को स्थापित करने का। आप केंद्र लेवल पे भी देखो, दोबारा से बीजेपी की सरकार बनी है, ठीक है ना, जो 2019 में हुए थे इलेक्शन लोकसभा के दोबारा। तो कहने का मतलब क्या है, FPTP सिस्टम बेटर है PR सिस्टम के कंपैरिजन में। यहाँ पे सॉरी, द FPTP सिस्टम, FP है, T है, P है, याद रखिएगा आप। द FPTP
FTP system encourage voters from different social group to come together to win an election in a locality. अब इसमें क्या होता है जनरली FPTP सिस्टम में, जब ये ए कैंडिडेट है, बी है, सी है, डी है, तो ये चारों इलेक्शन के अंदर खड़े हैं, तो अब इसमें क्या होता है, ये नहीं है कि सिर्फ इस ए को इसकी कम्युनिटी के वोटर्स वोट देंगे ना, जनरली इसको सभी डिफरेंट सेक्टर के और डिफरेंट डाइवर्स कम्युनिटीज या कल्चर के ग्रुप के वोट इसको पड़ेंगे, डालते हैं लोग जाकर अलग अलग समुदाय के लोग एक ही कैंडिडेट को, तो उसकी वो जीत जाता है। ये FPTP सिस्टम में हमारे पास ऑप्शन है। पर PR सिस्टम में क्या है भाई, पार्टी के वोट देखे जाएंगे और उतनी सीटें उसको दे दी जाएंगी। इट हैज हेल्प्ड लार्जर पार्टीज टू विन क्लियर मेजोरिटीज। आ जाती है बहुत सारी पार्टीज की, जैसे भाजपा की आई है उत्तर प्रदेश के अंदर या केंद्र लेवल पे क्लियर मेजोरिटी, both at center and state level, and the discourage such political parties which get all their vote from one caste or community। और ये FPTP सिस्टम मदद करता है उन सारी पार्टीज को डिस्करेज करने में जो कास्ट या रिलीजन के नाम पे वोट डालते हैं, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो FPTP सिस्टम के अंदर सब डिफरेंट समुदाय के लोग भी आके एक पार्टी को वोट डाल सकते हैं और वो जीत सकती है। तो ऐसे में वन कम्युनिटी या वन कास्ट वालों का थोड़ा सा उनको नुकसान है इस सिस्टम के अंदर। PR सिस्टम में तो उनको फायदा है रिप्रेजेंटेटिव में कि भाई एक समुदाय के लोगों ने उन्हें ज्यादा वोट डाल दिया। रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, अब रिजर्वेशन भी जरूरी है क्योंकि कुछ जगहें ऐसी हैं या कुछ सेक्शन ऐसे हैं सोसाइटी के अंदर जिनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, तो इसलिए हमने रिजर्वेशन की व्यवस्था रखी ताकि हम उनको भी समाज के अंदर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जैसी व्यवस्था उनको भी दे सकें। In this system, all voters in a constituency are eligible to vote। आप जानते हो पहले हमारे यहाँ ये 21 साल की उम्र थी, अब इसको 18 साल कर दिया गया था। 1980s में इसको 18 किया गया था, ठीक है, पहले 21 साल थी। In this system, all voters in a constituency are eligible to vote, but the candidate must belong to only a particular community or social section for which the seat is reserved। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा, कई बार सुना होगा कि ये सीट तो SC में चलेगी, ST में चलेगी, OBC में। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करूं अगर, तो मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये A। अब यहाँ की सीट गवर्नमेंट मतलब इलेक्शन कमीशन ने रिजर्व कर दी शेड्यूल कास्ट के लिए, तो अब जो इस पे कैंडिडेट खड़े होंगे ना, वो सब शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के खड़े होंगे। कोई दूसरी कम्युनिटी OBC या जनरल या EWS वो सब इस पे खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इसको रिजर्व कर दिया किसके लिए, SC के लिए, कि इस पे तो SC कैंडिडेट ही खड़ा होगा। इसको बोलते हैं रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी। या फॉर एग्जांपल OBC में गई वो सीट, B सीट मान लो OBC, तो B सीट पे कोई और नहीं खड़ा हो सकता। कौन खड़ा होगा, बस OBC कैटेगरी का कैंडिडेट। दी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन। रिजर्वेशन हमारे यहाँ लोकसभा की सीटों में भी है, लेजिस्लेटिव असेंबली में भी है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, ठीक है। दिस प्रोविजन वाज मेड इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ, शुरुआत में 10 ईयर्स के लिए था और फिर इसको अमेंडमेंट्स के जरिए बढ़ाया गया और अभी ये 2030 तक हो गया है रिजर्वेशन की व्यवस्था। 104th अमेंडमेंट एक्ट याद रखना इंपॉर्टेंट है। 104th अमेंडमेंट एक्ट से रिजर्वेशन की व्यवस्था को 2030 तक लागू कर दिया गया। पार्लियामेंट हैज द अथॉरिटी फॉर इट्स फर्दर एक्सटेंशन। संसद के पास अथॉरिटी है इसके बढ़ावे को आगे अगर 2030 के बाद भी बढ़ाना है तो संसद के पास पावर्स है। वो डिसाइड विच कॉन्स्टिट्यूएंसी, अब ये कौन डिसाइड करेगा कि किस कॉन्स्टिट्यूएंसी को किस पे मतलब कि किस रिजर्व कैटेगरी के लिए डिसाइड करना है। तो देखो मैंने जनरली बताया आपको इलेक्शन कमीशन ही तय करता है ये चीज, पर वो भी देखता है, उसके भी कुछ आयाम है। जैसे वो ये देखता है कि पॉपुलेशन SC की वहां पे है या नहीं है। फॉर एग्जांपल मान लो ए सीट है, A सीट इलेक्शन कमीशन ने तय कर दिया SC के लिए है, तो अब वो पता कब तय करेगा, पहले वो यहाँ पे देखेगा कि यहाँ SC कम्युनिटी के लोग हैं भी या नहीं है। और अगर मान लो SC का कोई यहाँ पे मतलब कि वो लोग नहीं है, मतलब कि कम्युनिटी के लोग नहीं रह रहे और सीट रिजर्व कर दी SC के लिए, तो फिर क्या होगा, सही मायने में रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये सब चीजें फैक्ट देख के डिसाइड होता है कि कौन सी सीट रिजर्व कैटेगरी में जाएगी या कौन सी अनरिजर्व्ड में।
टेकन बाय एन इंडिपेंडेंट बॉडी कॉल्ड द डेलिमिटेशन कमीशन। इसको क्या कहा जाता है? डेलिमिटेशन कमीशन कहा जाता है। द डेलिमिटेशन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है इंडिया के अंदर, और किसके कोलाबोरेशन में? बेसिकली इलेक्शन कमीशन ही मेन है, कहने का मतलब, पर इलेक्शन कमीशन के कोलाबोरेशन में उसके साथ मिल के काम करता है। ये डेलिमिटेशन कमीशन आप याद रखना, इसकी जिम्मेदारी है कि ये डिसाइड करना कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व्ड है और कौन सी अनरिजर्व्ड है। अपॉइंटेड फॉर द पर्पज ऑफ ड्राइंग अप द बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑल ओवर द कंट्रीज, और मतलब कि एक संसदीय क्षेत्र, एक निर्वाचन क्षेत्र कितना है वो भी यही तय करता है डेलिमिटेशन कमीशन। किसके कोलैबोरेशन के साथ? इलेक्शन कमीशन के। ये मत भूलिएगा, इलेक्शन कमीशन शायद आर्टिकल 324 के अंदर मेंशन है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। A quota of constituency is to be reserved in each state is fixed depending on the proportion of SC and ST in that state. तो कितनी ज्यादा सीटें रिजर्व्ड होंगी ये किस चीज पे डिपेंड करता है? कि उस राज्य के अंदर SC ST समुदाय की पॉपुलेशन कितनी है। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज्यादा सीटें रिजर्व्ड की जाएंगी। After drawing the boundaries of the delimitation commission look at the composition of population in each constituency. पहले वो क्या करेंगे? कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट देंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यूपी को 80 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा गया। उसके बाद ये देखेंगे कि किस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर कितने लोग हैं उस समुदाय के जिसके लिए वो सीट रिजर्व करी जा रही है। जहां पे ज्यादा होंगे वहां पे रिजर्वेशन डाल दिया जाता है जनरली। Those constituencies that have highest proportion of scheduled tribes, जहां पे scheduled tribes की population ज्यादा होगी वो सीट कहाँ किसके लिए रिजर्व कर दी जाएगी? ST के लिए रिजर्व कर दी जाएगी। सेम SC के लिए भी यही प्रावधान है, जहां पे SC कम्युनिटी के लोग ज्यादा होंगे, शेड्यूल कास्ट के लोग ज्यादा होंगे, वो सीट किसके लिए, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी किसके लिए रिजर्व कर दी जाएगी? शेड्यूल कास्ट के लिए। तो डेलिमिटेशन कमीशन याद रखना किसके कोलैबोरेशन में? इलेक्शन कमीशन के। यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी 18 साल वाली एज के हमारे यहाँ एलिजिबल वोटर होते हैं। राइट टू कॉन्टेस्ट और इलेक्शन में खड़ा होना चाहते हैं तो वो भी व्यवस्था है। उसके लिए अलग अलग प्रावधान है। जैसे राज्यसभा का इलेक्शन में खड़ा होना है तो 30 साल उम्र है, लोकसभा के लिए 25 साल है, ठीक है, विधानसभा के लिए भी 25 साल है, राष्ट्रपति के लिए 35 साल है। तो इस तरह से व्यवस्थाएं हैं। हु आर द वोटर्स? तो कौन है वे वोटर्स? You already know that democratic election require that all adult citizen मतलब 18 साल से ऊपर के हमारे यहाँ पे उसको एलिजिबल वोटर मान लिया जाता है। बस एक कंडीशन है कि वो अनसाउंड माइंड ना हो तो वो एलिजिबल वोटर है। इसी को हम यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी भी बोलते हैं। 1989 तक हमारे यहाँ वोट डालने की उम्र 21 साल थी, पर अमेंडमेंट हुआ संविधान के अंदर 1989 में और इसको क्या कर दिया गया? 18 साल। आप मेरे को ये बताइएगा ये कौन सा अमेंडमेंट था जिसके तहत 1989 में उम्र को 21 साल से घटा के वोटिंग की 18 साल किया गया था? Adult franchisee ensure that all the citizens are able to participate in the process of selecting their representative. तो adult franchisee वो व्यवस्था है जिसके जरिए हम एलिजिबल वोटर्स को मौका देते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का। दिस इज कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। और ये इक्वालिटी आर्टिकल 14 वाली व्यवस्था और नॉन डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17। राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन। अब जो भी एलिजिबल है वो इलेक्शन भी लड़ सकता है। अब जैसे मतलब कैंडिडेट बन सकता है राज्यसभा के लिए। ये वोटिंग अगर कोई 30 साल का व्यक्ति है और मतलब कि उसका माइंड ठीक है, कहने का मतलब है अनसाउंड माइंड ना हो, तो वो क्या हो सकता है? वो इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। और इनकम, एजुकेशन, क्लास, जेंडर, इस सब की हमारे यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि पढ़ा लिखा होना चाहिए, इतना पैसा होना चाहिए। अब पंचायतों में तो कर रहे हैं मिनिमम एजुकेशन को 10 मतलब 10th क्लास का रखी हो, 12th का रखी हो, वो अच्छी चीज है ताकि पढ़े लिखे लोग पॉलिटिक्स में आए। पर फिर भी आप बड़े इलेक्शंस की अगर हम बात करें तो ये मैटर चीजें नहीं करती हैं। बस एलिजिबल वोटर होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ये व्यवस्था है। लीगल प्रोविजन भी है दैट अ पर्सन हु हैज अंडरगोन इम्प्रिजमेंट, जो 2 साल से ज्यादा जेल में है, वो मतलब कि मान लो किसी कैंडिडेट को, फॉर एग्जांपल ये कैंडिडेट जीत के आया, ए कैंडिडेट, और अब ये आया पर इस पे कोई केस चल रहा था, इसको सजा सुना दी गई 2.5 साल की, तो अब ये डिस्क्वालीफाई हो गया। जो इसकी सीट थी ना जो इसने खाली करी, वहां दोबारा इलेक्शन होंगे। अब मान लो कोई कैंडिडेट है ये बी, ये जीत गया और इसके पे भी कोई केस चल रहा था, इसको सजा हुई 1.5 साल की, तो ये डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। 2 साल से अगर सजा ज्यादा भी हो रही है तब डिस्क्वालीफाई माना जाएगा कैंडिडेट, याद रखना आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट।
और आप जानते हो हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन क्या है, इंडिपेंडेंट है, आर्टिकल 324 पार्ट 1। और ये बहुत बढ़िया बात है। द सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ इलेक्टोरल रोल फॉर एंड द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन। कहने का मतलब पार्लियामेंट के इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, लोकसभा के इलेक्शन, विधानसभा के इलेक्शन सब करवाना जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। और हमारे यहाँ ये इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है, ठीक है। टू असिस्ट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देयर इज अ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर भी होता है हर स्टेट के अंदर, क्योंकि आप जानते हो जो राज्यों की पंचायतें होती हैं उनका जो इलेक्शन होता है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। द इलेक्शन कमीशन इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ लोकल बॉडी। मैंने आपको बता दिया, लोकल बॉडी मतलब पंचायत और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर पंचायत। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया। और याद रखना, अनुसूची 11वीं और अनुसूची 12वीं में इनका जिक्र है। 12 शेड्यूल है, 11वीं शेड्यूल और 12वें शेड्यूल। 11वें में पंचायत, 12वें में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। उनके इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की, मतलब स्टेट के इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होती है, पंचायत और म्युनिसिपल के। कंपटीशन का क्वेश्चन है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैन आइदर बी अ सिंगल मेंबर और अ मल्टी मेंबर। 1989 तक इलेक्शन कमीशन में सिंगल मेंबर होते थे, ठीक है। जस्ट बिफोर 1989 वोटिंग एज घटाई थी ना, 21 से 18 कर दी थी। 2 इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटेड किए गए ताकि इसे मल्टी मेंबर बनाया जा सके। और 1993 के अंदर 2 इलेक्शन कमिश्नर और अपॉइंटेड किए गए, ठीक है, ताकि ये मल्टी मेंबर बना रह सके। अ मल्टी मेंबर इलेक्शन कमीशन इज मोर अप्रोप्रिएट। अब एक आदमी के ऊपर बोझ वाली बात हो जाएगी, इसलिए हमने 2-3 मेंबर्स बनाए इसमें, ताकि क्या हो सके, काम भी डिस्ट्रीब्यूट हो सके और ज्यादा अच्छे से हो सके। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, याद रखना, राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट होता है। और सेम प्रोसेस है इसको हटाने का जो राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति को इम्पीचमेंट के जरिए हटाया जाता है, आर्टिकल 61 के अंदर है, ठीक है, याद रखना। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्रेसाइड ओवर द इलेक्शन कमीशन, ठीक है, बट डज नॉट हैव मोर पावर देन द अदर इलेक्शन कमिश्नर्स के सेम पावर है लगभग, थोड़ी बहुत है इसके पास फालतू, पर लगभग सेम है। हाँ, मेरे को बताना कौन है इस वक्त सीईसी हमारे देश के। द सीईसी एंड द 2 इलेक्शन कमिश्नर, इन दोनों के नाम भी बताना, कंपटीशन में पूछता है। इक्वल पावर है लगभग सारे डिसीजंस को लेने की, और इकट्ठे लिए जाते हैं डिसीजंस। दे आर अपॉइंटेड बाय, मैंने आपको बता दिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। किसके एडवाइस पे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब याद रखना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल लोकसभा के प्रति है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर 3 तरह के मंत्री आते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, डेप्यूटी मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज है, ठीक है, याद रखना। द कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर ऑफ द सीईसी। अगर वही है, संविधान के अंदर मेंशन है, ठीक है, या तो मतलब कि 6 ईयर्स कंप्लीट हो जाए पहले, या 65 एज उनकी कंप्लीट हो जाए। फॉर एग्जांपल, एक व्यक्ति 60 साल की उम्र में चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना, तो अब 6 साल पूरे टेन्योर करेंगे तो 66 के हो जाएंगे, तो उनको कब रिटायर कर दिया जाएगा? 65 में। तो या तो पहले 6 साल पूरे हो जाएं अपॉइंटमेंट के बाद, या फिर 65 साल पूरे होंगे तो तब आप रिटायर हो जाएंगे वो व्यक्ति, ठीक है। द सीईसी कैन बी रिमूव्ड, हटाया जा सकता है, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म बाय द प्रेसिडेंट। पर याद रखना, महाभियोग वाली प्रक्रिया है संसद के अंदर। इफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट मेक सच आ रिकमेंडेशन दे प्रेसिडेंट को कि इस व्यक्ति को हटा दो, तब हटाया जाएगा। दिस इज डन टू एंश्योर दैट अ रूलिंग पार्टी कैन नॉट रिमूव। ये इसलिए किया जाता है ताकि रूलिंग पार्टी अपनी मर्जी से सीईसी को हटा ना सके। इसलिए राष्ट्रपति जी को दे रखी है पावर कि अगर दोनों सदन के, मतलब दोनों सदन, लोकसभा राज्यसभा से रिप्रेजेंटेटिव वो आएगा, अगर एडवाइस आएगा, महाभियोग होगा उनपे सीईसी पे, तब उनको हटाया जाएगा। फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन के कार्य क्या क्या है, लेट अस सी। सुपरवाइज द प्रिपरेशन अप टू डेट वोटर्स की लिस्ट मेंटेन करना। मेक्स एवरी एफर्ट टू एंश्योर दैट वोटर लिस्ट एरर्स फ्री हो, मतलब कि उसमें कोई गलती ना हो नाम में, या और इस तरह एलिजिबल वोटर्स के नाम ना कट जाएं, ऐसी चीजें ना हो, ये पक्का करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। जैसे नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ नेम रजिस्टर्ड वोटर, एग्जिस्टेंस ऑफ नेम्स ऑफ दोज जो इनएलिजिबल हैं उनके नाम ना डल जाएं, ये सब पक्का करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है।
डिटरमाइन द टाइमिंग्स ऑफ इलेक्शन एंड प्रिपेयर्स द इलेक्शन शेड्यूल, किन कब इलेक्शंस होंगे और इलेक्शन के शेड्यूल क्या रहेंगे वो भी बनाना इन्हीं की जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की। द इलेक्शन शेड्यूल इंक्लूड्स द नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन, वो जारी करना नोटिफिकेशन, नॉमिनेशन फाइल करवाना कैंडिडेट से, लास्ट डेट फॉर फाइलिंग नॉमिनेशन, डेट लास्ट डेट ऑफ स्क्रूटनी, अगर कोई गलती है तो वो बताना, विड्रॉल के बारे में बताना अगर कोई कैंडिडेट विड्रॉ करना चाहता है, पोलिंग किस दिन वोट डालेंगे, काउंटिंग किस दिन होगी, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, ये सब काम इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस द इलेक्शन कमीशन हैज द पावर टू टेक डिसीजन, और उनके पास पावर है डिसीजन लेने की किस तरह के, ताकि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो। कैन पोस्टपोन और कैंसिल द इलेक्शन इन द एंटायर कंट्री और स्पेसिफिक स्टेट, कर सकते हैं ये, और कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑन द ग्राउंड दैट एटमोसफेयर, अगर उन्हें लग रहा है कि भाई वहां पे वोटिंग सही से नहीं हुई या धोखाधड़ी हुई है या वोटिंग कराना वहां पे मुमकिन नहीं है या कुछ और हो गया है, तो वो चाहे तो कैंसिल कर सकता है उस जगह पे इलेक्शन या पूरे राज्य में, या जैसे भी उनको ठीक लगे। The Commission also implement a model of code of conduct of parties and candidate, proper rules and regulations को फॉलो करो, ब्राइब ना लें या इस तरह से मसल पावर, मनी पावर ये सब यूज ना करें, तो ये सब भी पक्का करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। बेसिकली ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो मतलब कैंडिडेट मसल पावर से या मनी पावर से कमजोर हैं उनका भी रिप्रेजेंटेशन हो सके और एक बेहतर लोकतंत्र तैयार किया जा सके। इट कैन ऑर्डर आ रीपोल इन अ स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसी, और कहीं पे लगा कि अगर कोई गलती हुई है या कोई धोखाधड़ी हुई है तो रीपोल हो सकता है, वहां पे रिकाउंटिंग भी हो सकती है। ठीक है, अगर उनको लग रहा है ऐसा कि कोई गलती हुई है या कोई कैंडिडेट कह रहे हो कि भाई हमें रिवोटिंग करानी है, रिकाउंटिंग करानी है, तो वो भी पॉसिबल है। रिवोटिंग तो नहीं एक बार को पॉसिबल है, वो तो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा, पर रिकाउंटिंग कैंडिडेट डिमांड कर सकते हैं। The Election Commission accords recognition of political parties and allots symbol, इलेक्शन कमीशन ही पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्नाइज करता है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी नेशनल है, कौन सी स्टेट है। अब जैसे आम आदमी पार्टी भी नेशनल पार्टी बन गई है, उनके सिंबल्स क्या होंगे वो सब। स्पेशल मेजोरिटी मींस 2/3 मेजोरिटी, 2/3 मतलब 66%। ठीक है, वोटिंग के लिए अगर प्रेजेंट है तो वो स्पेशल मेजोरिटी है। सिंपल मेजोरिटी क्या हो, 51%। मान लो मैं आपको एग्जांपल से ही समझाता हूँ, 100 वोट है, अगर 51 वोट किसी कैंडिडेट को पड़ गए, इसको बोलते हैं सिंपल मेजोरिटी। इसका 2/3 यानी 66 वोट, अगर 66 वोट किसी को पड़ गए तो यानी उस कैंडिडेट को स्पेशल मेजोरिटी मिली है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं संसद के अंदर जिसमें स्पेशल मेजोरिटी लेनी पड़ती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, अगर हमें प्रीएम्बल में संशोधन करना है तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है वोटिंग की। ठीक है, सजेशंस फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म, सजेशंस भी दिए गए हैं कुछ। जैसे क्या सजेशन है, आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन शुड बी चेंज, बदलना चाहिए FPTP टू सम वेरिएंट ऑफ द PR सिस्टम। ठीक है, PR सिस्टम को थोड़ा बहुत और अपनाना चाहिए हमें, जिससे क्या होगा, दिस वुड एंश्योर दैट पार्टीज गेट सीट। पर वही बात है, फिर वो क्लियर में जो कमियां थी PR सिस्टम की वो हो जाएंगी इम्प्लीमेंट। तो ये सजेशन है एक तरह से। देयर शुड बी अ स्पेशल प्रोविजन हो ताकि वुमेन्स को भी रिजर्वेशन जैसी व्यवस्था दे सकें, 1/3 सीटें वुमेन्स के लिए रिजर्व हो, वो भी पार्लियामेंट असेंबलीज में पार्टिसिपेट कर सकें, वुमेन एम्पावरमेंट भी हो। हालांकि हमारे यहाँ आप जानते हैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है और पहली अध्यक्ष जयंती पटनायक जी थी। परसेंट में जो है उनका नाम मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, वो आप देख लेना। तो इस तरह से हम नारियों को भी समाज के अंदर इक्वल स्टेटस और बढ़ावा दे सकते हैं। देयर शुड बी कंप्लीट बैन ऑन द यूज ऑफ जात, धर्म, पैसा, इन सब के उपयोग पे बैन हो इलेक्शन के अंदर। लोग जात के नाम पे, धर्म के नाम पे या पैसा देकर वोट ना खरीदते। देयर शुड बी अ लॉ टू रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, कैसे कार्य कर रही हैं उन सब पे नजर हो इलेक्शन के दौरान, और ट्रांसपेरेंसी आए और लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हो। उम्मीद है गाइज आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और देखिए स्टूडेंट्स, लर्नर्स, अगर किसी पॉइंट से आपकी कोई भावना हर्ट हुई है तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। मेरी कोई इंटेंशन नहीं है आपकी किसी भावना को हर्ट करने की।
चीज़ें आपकी एनसीईआरटी की बुक में वर्ड टू वर्ड आप मैच भी कर सकते हैं, वहीं से ही ली गई हैं। तो बस मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। बाकी आप चीज़ों को लर्नर के रूप में ही लीजिएगा, मैं भी एक लर्नर ही हूँ। ठीक है स्टूडेंट, स्वस्थ रहिए, खूब नाम कमाइए, खूब मेहनत कीजिए, इस देश को अच्छा बनाइए, सोसाइटी को अच्छा बनाइए और अपने पेरेंट्स का भी नाम रोशन कीजिए। बहुत ही जल्द हम चैप्टर 4 की भी वीडियो अवेलेबल करा देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद। और प्रीवियस 2 चैप्टर प्लेलिस्ट में है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लेना। धन्यवाद स्टूडेंट्स।